गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको प्रकाश परावर्तन चैप्टर के तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हेडिंग है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। आप देख रहे हैं कि जब हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पे डालते हैं तो परावर्तन मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। आप देखेंगे यदि कोई किरण मुख्य फोकस से डालेंगे दर्पण पर तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तीसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। आप देख रहे हैं वक्रता केंद्र से किरण डाल रहे हैं। अब ये परावर्तन के पश्चात ये उसी दिशा में वापस चली जा रही है। चौथा पॉइंट है, समतल दर्पण के बिंदु अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आपतित किरण को डालेंगे इस पे P बिंदु पर, परावर्तित होकर समान कोण बनाते हुए निकल जाएगी। इसमें आपका आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। अगली हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। इसमें आप देखेंगे बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। बिंब की स्थिति में देखेंगे आप, पहला पॉइंट अनंत पर है तो फोकस पर बिंदु, फोकस या पर बिंदु साइज, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे सी तो F तथा FC के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब का साइज कितना होगा? छोटा होगा, वास्तविकता उल्टा होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे C पर रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर ही रहेगी, समान साइज का रहेगा और वास्तविक और उल्टा रहेगा। चौथा पॉइंट देखेंगे C तथा F के बीच में, यदि बिंब की स्थिति C तथा F के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति C से परे रहेगा। इसका साइज बनेगा बड़ा, वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। पांचवा पॉइंट देखेंगे, यदि बिंब की स्थिति F पर है अर्थात मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी, अत्यधिक बड़ा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। छठवां पॉइंट देखें, P तथा F के बीच अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बिंब रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी, विवर्धित बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा रहेगा। अब इधर देखेंगे बिंब की स्थिति, एक तरफ आप बिंब की स्थिति नोट कर लेंगे, दूसरी तरफ किरण आरेख। जब देखेंगे पहला पॉइंट अनंत पर, जब अनंत पर रहेगी तब हम किरण को मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जब डालेंगे तो परावर्तित होकर के F से जाएगी। फिर हम यहाँ B बिंदु से डालेंगे दर्पण पर
तो परावर्तित होकर यह बिंदु से भी निकल जाएगी। एक दूसरे को प्रच्छेदित कहाँ कर रही हैं, यफ बिंदु पर, अर्थात मुख्य फोकस पर। दूसरा पॉइंट है सी से परे। सी से परे अर्थात सी के पहले। यदि ए बी क्या है, वस्तु है, ए बी वस्तु है, बी से कोई किरण डालेंगे परावर्तक तल पर, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। आपका वह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए बी सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बन रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे तीसरा पॉइंट सी पर। यदि सी पर है, कहाँ पर है, सी पर, देखें वस्तु आप यहाँ सी पे लिए, तो ये भी सी पे लिए, तो यहाँ से वस्तु डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात ये भी एफ से हुई को होकर ही जाएगी और ये भी एफ से ही होकर जाएगी। चौथा पॉइंट है सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। यहाँ देख रहे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वो कोई वस्तु हम रखेंगे, वहाँ से प्रकाश की किरण जब हम डालेंगे परावर्तक तल पर, तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और वस्तु कहाँ बनेगा, यहाँ नीचे की तरफ, ए और बी, ए डैश और बी डैश। पांचवा पॉइंट देखेंगे एफ मुख्य फोकस पर। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगी, यहाँ देख रहे हैं मुख्य फोकस पर है, तो यहाँ से हम कोई किरण जब डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात वह कहाँ जाएगी, इसी वापस चले जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से डालेंगे सी बिंदु से, तो परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से वापस चली जाएगी। आप छठवां पॉइंट देखेंगे, ये पी तथा एफ के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में यदि वस्तु है तो हम डालेंगे इस पे, देख रहे हैं इस पे डालेंगे, यहाँ पी बिंदु पे डालें तो तिर्यक डाले हैं तो तिर्यक उतने अंश का ही कोण बनाएंगे, जितने आई बनेगा उतना आर ही बनेगा। और इसका आभासी चित्र पीछे की तरफ बन रहा है, देख रहे हैं ना आप, आभासी के इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे और बड़ा बन रहा है। अगली हेडिंग आती है आपकी अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। तीसरा पॉइंट सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान का अधिक प्रकाशित किया जा सके। पांचवा पॉइंट सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट तथा वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग आती है उत्तल दर्पण। सबसे पहले अगली हेडिंग आती है कौन सा, उत्तल दर्पण। पहला पॉइंट है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित होकर फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। एक बार और देखेंगे, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती है, प्रतीत होती है। आप देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखेंगे ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है। अब यहाँ पे डालेंगे तो परावर्तन हो रहा है, इधर परावर्तन हो रहा है, लेकिन ये पीछे बन रहा है ना, आभासी। दूसरा
उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मुख्य फोकस से गुजरने, फोकस से देख रहे हैं आप, फोकस कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ डालेंगे मुख्य उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला, मुख्य फोकस से, फोकस यहाँ पे बनेगा, यहाँ फोकस यहाँ बनेगा, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कहाँ जाएगा, समांतर जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ से आप कोई किरण डाले हैं, यहाँ पे समांतर चल रही है मुख्य अक्ष के। तीसरा पॉइंट देखेंगे, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। आप देख रहे हैं, अगर हम वक्रता केंद्र पर डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाएगी। चौथा पॉइंट है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ पे समान कोण बना रही हैं। अब अगली हेडिंग है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। आपेक्षिक साइज देखेंगे, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ आदि, यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब के आकार कैसे रहेगा, अत्यधिक छोटा रहेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी तथा सीधा रहेगा। दूसरा पॉइंट है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, तो देखेंगे कहाँ बनेगा, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। छोटा रहेगा इसका आकार और प्रकृति कैसे रहेगा, आभासी तथा सीधा रहेगा। बिंब की स्थिति और किरण आरेख देखेंगे, यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, यहाँ से हम डालेंगे मुख्य फोकस पर, यहाँ देखें यानी अनंत पर ये वस्तु है ना, ये भी, यहाँ से हम डालेंगे परावर्तित हो जा रहा है, और कहाँ से आभासी, कहाँ आभास हो रहा है, मुख्य फोकस पर। इधर से डालेंगे किरण, परावर्तित ऐसे हो जा रहा है, कहाँ पे आभास हो रहा है, मुख्य फोकस पर। इसी तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। यहाँ देखेंगे एक वो कोई वस्तु लेंगे, अनंत पर, अनंत इधर अनंत हो जाएगा, इधर ध्रुव हो जाएगा। अनंत और दर्पण, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, यहाँ देखो ध्रुव है, इधर अनंत है, तो वस्तु यहाँ ये भी लेंगे, इसको यहाँ पे प्रकाश किरण डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात इधर निकल जाएगी। आभास हम होगा हमको कि ये मुख्य फोकस पे बन रहा, तो हम कोई किरण इधर डालेंगे तो वक्रता केंद्र पे जाएगा। उत्तल दर्पण के उपयोग, पहला पॉइंट देखेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनसे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे को बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अगली हेडिंग है, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश कई ओर आपतित होती है। दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x एक्सिस के अनुदिश, अर्थात मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर ऋण x के अनुदिश मापी गई दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक मापी जाती हैं। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर
धन 1/y अक्ष के अनुदिश वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर -y अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। अब इस तरह से देखेंगे, ये अवतल दर्पण आपका है। अब देखेंगे अवतल दर्पण के पीछे, देखेंगे दर्पण के दाईं ओर प्लस है, दर्पण के बाईं ओर क्या है, माइनस है, अर्थात ऋणात्मक है। दर्पण के दाईं ओर धनात्मक, दर्पण के बाईं ओर ऋणात्मक। वस्तु नीचे की ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक मापी जाती है। ये क्या है आपका आपतित किरण की दिशा है। क्या है ये, क्या है आपका ध्रुव के बाईं ओर की दिशा। अब इसमें नोट पॉइंट में है, बिंब की दूरी x हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दर्पण के सूत्र, यदि f फोकस दूरी का गोलीय दर्पण u पर रखी वस्तु v दूरी पर प्रतिबिंब दाएं तब u v तथा f के बीच संबंध इस प्रकार होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रॉपर्टी के अनुसार प्रयुक्त करना। आवर्धन, अगली हेडिंग आती है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। अथवा इसकी दूसरी भी परिभाषा है, इसकी दूसरी क्या परिभाषा है, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल है इस डिफिनीशन। यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो तो रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो रेखीय आवर्धन यम बराबर I बटे u बराबर -v बटे u। यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। यम बराबर h I बटे h 0। यम बराबर -v बटे u, यम बराबर h I बटे h 0, अर्थात हो जाएगा यम बराबर -v बटे u। नोट पॉइंट पे देखेंगे, यदि यम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि यम धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यदि h I बराबर या 0 हो तो यम बराबर एक प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होता है। यदि h I इज लेस देन h 0 तो यम इज लेस देन 1 तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। यदि h I ग्रेटर देन h 0 तो यम ग्रेटर देन 1 प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है।